जितना अच्छा से आप समझेंगे उतनी अच्छी बात है। साइंस विज्ञान चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन। पहला सवाल आता है कि बेटा जनन क्या होता है। धरती पर जितने भी जीव हैं, तो जीव जो है जीवों द्वारा, जीवों में ये गुण पाया जाता है, परमात्मा ने ये पावर दिया है कि जीवों द्वारा अपने जैसे नए जीव पैदा करने की प्रक्रिया। जीवों में अपने जैसे जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। जीवों में अपने जैसे नए जीव पैदा करने की क्षमता होती है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। जब ये प्रक्रिया होती है तो इसे हम जनन कहते हैं। अब रही बात की अगला दूसरा, जनन के क्या उद्देश्य हैं, आखिर जनन क्यों जरूरी है। तो बेटा अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, हर जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करती है। बनाए रखने के लिए जनन जरूरी होता है। जनन अगर नहीं होगा तो वो जातियां लुप्त हो जाएगी। हम कहेंगे जनन के क्या उद्देश्य हैं, तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। जनन ना होने पर जाति लुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। कहा जाता है जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रही बात की अलैंगिक जनन किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनना भाई। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही जनक। देखो अगर संतान को उत्पन्न करना है, जैसे मनुष्य संतान को उत्पन्न करता है तो उसमें एक स्त्री चाहिए, एक पुरुष चाहिए। बट जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, मतलब एक ही से संतान हो सकता है, जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, युग्मक नहीं बनते। जब दो रहेंगे, नर और नारी दोनों रहेंगे तभी युग्मक बनेगा। यहाँ तो अकेले हैं, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। नए जीव बिल्कुल माता पिता जैसे होते हैं। देखो जब आपके दो स्त्री और पुरुष जब दोनों मिल के संतान को जन्म देते हैं तो वो संतान माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब अलैंगिक जनन होता है, अकेले संतान को उत्पन्न किया जाता है, तो वो बिल्कुल, तब नए जीव बिल्कुल माता पिता जैसे होते हैं। उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, और इसे क्लोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ऐसा कौन है जो अलैंगिक जनन करता है, तो ऐसा है अमीबा है, ईस्ट है, हाइड्रा है, ये सब अलैंगिक जनन करता है। मतलब अकेले एक व्यक्ति, अकेला जीव अपने संतान को जन्म देता है। आगे है अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं। अलैंगिक जनन होता है, अकेले बच्चे को जन्म दिया जाता है, लेकिन ये कितने तरीके से, तो भैया इसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका है विखंडन, दूसरा तरीका है मुकुलन, तीसरा है पुनर्जनन, और चौथा है बीजाणु निर्माण। ये 4 तरीके से किया जाता है। आगे चलते हैं बेटा, 5 के बाद छठा में आ रहे हैं। 5 हो गया था नहीं ना, ये 5 हो गया था आपका, 5 के बाद छठा आ रहे हैं। विखंडन में जीव कैसे उत्पन्न होता है, अभी विधि बताए थे अलैंगिक जनन का। पहला विधि विखंडन है। विखंडन में जीव कैसे उत्पन्न होता है। विखंडन में एक कोशिकीय जीव, मतलब एक कोशिका जीव एक कोशिकीय जीव रहेगा, और वो जीव जब बड़ा होगा तो वो अपने आप बीच से 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। ऐसा कौन करता है, ऐसा अमीबा करता है, ऐसा पैरामीशियम करता है। मतलब एक जीव रहेगा, बीच से ही 2 टुकड़ा हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे भाई क्या हुआ, ये विखंडन हो गया। विखंडन का मतलब टूटना होता है। दूसरा अगला 7वां नंबर क्वेश्चन में, मुकुलन में जीव कैसे उत्पन्न होता है। तो जब मुकुलन होता है तो क्या होता है, मुकुलन में शरीर पर उभार या मुकुल बन जाता है। थोड़ा सा जैसे कोढ़ी में फूट जाता है, अलुआ में देखोगे कि आंख निकल जाता है थोड़ा थोड़ा, उसी तरह से मुकुलन में शरीर पर उभार या मुकुल बन जाता है। यह बड़ा होकर अलग हो जाता है और फिर नया जीव बना लेता है। ऐसा कौन करता है, ऐसा ईस्ट करता है, ऐसा हाइड्रा करता है। तो मुकुलन किसमें होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। तो 8वां है पुनर्जनन में जीव कैसे उत्पन्न होता है। तो सुनो भाई, पुनर्जनन में कटे हुए भाग से। पुनर्जनन में कैसे होता है, जैसे कि कोई पेड़ उड़ होता है ना, उसका डाली काट के हम लगा देते हैं तो फिर उससे पेड़ हो जाता है।
तो पुनर्जनन में कटे हुए भाग से पूरा नया जीव बन जाता है, मतलब उसका एक भाग थोड़ा सा काट लो और उससे नया जीव बन जाएगा। जैसे ऐसा किस में होता है, ऐसा प्लेनेरिया में होता है, ऐसा हाइड्रा में होता है। एक विधि, आखिरी विधि है बीजाणु निर्माण विधि। तो बीजाणु निर्माण में जीव कैसे उत्पन्न होता है, तो बीजाणु निर्माण में विशेष कोशिकाएं बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु निर्माण में विशेष कोशिकाएं बीजाणु बनाते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, उस जीव के अंदर बीजाणु बनता है और आगे चलकर नए जीव बनते हैं। मतलब उसके बीजाणु जब फटेंगे, बीजाणु जब बिखरेगा तो उस बीजाणु से नए जीव बन जाएंगे। बीजाणु निर्माण में विशेष कोशिकाएं बीजाणु बनाते हैं, कोशिकाएं या बीजाणु बनाते हैं, कोशिका या बीजाणु बनेगा उसमें, बीजाणु निर्माण में बीजाणु बन जाएगा और वो बीजाणु जब बनेगा वो आगे चलकर नए जीव बनाते हैं, वो बिखर जाता है। अब बिखरने के बाद फिर नए नए जीव बना लेता है। ऐसा कौन करता है, ऐसा फफूंदी करता है, ऐसा कवक करता है। अलैंगिक जनन किस, अब आ गया अलैंगिक तो हो गया, आगे पढ़ेंगे लैंगिक जनन किसको कहते हैं। तो लैंगिक जनन किसको कहते हैं, जिसमें नर और मादा, मतलब लड़का और लड़की, नर मतलब लड़का, मादा मतलब लड़की, दोनों जनक भाग लेते हैं। अब जब भाग लेते हैं तो नर और मादा युग्मक मिलते हैं। इसमें नर का भी युग्मक रहेगा, मादा का भी युग्मक रहेगा और ये दोनों युग्मक मिल जाएगा। नए जीव माता पिता से थोड़े अलग होंगे। अलैंगिक जनन में जो संतान होता है बिल्कुल माता पिता के तरह डिट्टो मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। लेकिन लैंगिक जनन में बच्चा जो होगा, संतान जो होगा वो नहीं मतलब कि सेम टू सेम नहीं होगा, सेम टू सेम नहीं होगा और साथ ही विविधता आएगी, थोड़े अलग होते हैं, साथ ही विविधता आती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा भाई, लैंगिक जनन कौन कौन करता है, तो मनुष्य खुद करता है, कुत्ता करता है, बिल्ली करता है, मेढक करता है, मुर्गी करता है। लैंगिक जनन के में कितने चरण होते हैं, तो लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला है युग्मक बनना। लड़का है तो लड़का के शरीर में शुक्राणु बनेगा, मादा के शरीर में अंडाणु बनेगा। ये जो शुक्राणु अंडाणु है इसी को हम लोग युग्मक कहते हैं। दोनों के शरीर में युग्मक पहले बनता है। अच्छा, पहला चरण तो हो गया। दूसरा क्या है, निषेचन। निषेचन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक मिलता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसको बोला जाता है निषेचन हो गया। अब जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन होने के बाद वो युग्मनज बन जाता है, इसको जायगोट बोलते हैं, जायगोट बन जाता है। अब ये चौथा, ये नहीं कि चौथा चरण है, अंत में भ्रूण का विकास होता है। ये अंत में भ्रूण का, चौथा नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का विकास होता है युग्मनज से भ्रूण और फिर नया जीव बनने लगता है माता के शरीर के अंदर। जो स्त्री होती है उसके शरीर के अंदर नया जीव बनने लगता है। निषेचन कितने प्रकार से हो सकता है, तो निषेचन बेटा 2 प्रकार से हो सकता है। निषेचन कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से। एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब शरीर से बाहर ही मिल जाएगा। आंतरिक निषेचन किसको बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि अंदर में मिलेगा, शरीर के अंदर। अगर शरीर के बाहर मिल रहा है तो बाह्य निषेचन, शरीर के अंदर मिल रहा है तो आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसको कहते हैं भाई, तो सुनो, इसमें बाह्य निषेचन किसको कहते हैं, तो इसमें नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर पानी में मिलते हैं। शरीर के बाहर ही मिलेगा और यह मिलेगा कहाँ, वो मिल सकता है तो पानी में। ऐसा कौन करता है भाई, तो ऐसा कौन करता है बाह्य निषेचन, मछली करता है, मेढक करता है, जो पानी में रहेगा वही ना करेगा। बाह्य निषेचन हो गया। अब बाह्य निषेचन में क्या कमी है, आखिर बाह्य निषेचन होता है तो क्या कोई दिक्कत है, हाँ उसमें थोड़ा सा परेशानी होता है। क्या, क्योंकि बाह्य निषेचन करना है तो उसके लिए पानी सबसे पहले जरूरी है, पानी होना चाहिए। दूसरा बात है, जब निषेचन होता है तो बहुत सारे अंडे उसी जीव के द्वारा खा लिए जाते हैं, खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक निषेचन किसको कहते हैं, अब यह शरीर के अंदर होगा। तो आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, इसमें नर युग्मक मादा के शरीर के अंदर मादा युग्मक से मिलता है। मतलब नर युग्मक जो और मादा युग्मक मिलेगा, लेकिन वो मादा के शरीर के अंदर मिलेगा। जैसे किसमें, मुर्गी में, गाय में, कुत्ता में, मनुष्य में, इस सब में शरीर के अंदर में ही होता है। आंतरिक निषेचन से क्या कोई फायदा है, देखो बाह्य निषेचन हुआ था तो अंडा खा लिया गया था, पानी रहना जरूरी है। लेकिन आंतरिक निषेचन में ये सब कोई लफड़ा नहीं है। इसमें भ्रूण आपका सुरक्षित रहता है। भ्रूण जो मतलब बेबी का जो भ्रूण होगा वो भ्रूण सुरक्षित रहेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। जंतुओं को विकास के आधार पर कितने भागों में या कितने प्रकार से बांटा गया है, तो देखो जंतु को 2 प्रकार से, जो जंतु होते हैं पृथ्वी पर वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंडज, दूसरा होता है जरायुज। अंडज को हम लोग ओविपेरस कहते हैं, जरायुज को विविपेरस कहते हैं।
अंडज किसको कहते हैं? अरे जो जंतु अंडा देता है। अंडा देखो एगो चीज बता देते हैं, अंडा कौन देगा? अंडा वो देता है जिसका कान अंदर रहता है, कान बाहर से नहीं दिखेगा, वो समझ जाओ अंडा देगा। जैसे मुर्गी का कान नहीं होता है तो वो अंडा देगा, और जेकर कान बाहर है तो वो कौन सी देगा? वो देगा बच्चा। तो इसका मतलब हम कौन सी देंगे? बच्चा। अच्छा हम नहीं देंगे, हम तो लड़का है, स्त्री देगी, ठीक है। तो जो जंतु अंडे देते हैं एवं भ्रूण का विकास अंडे के बाहर होता है उसे अंडज कहते हैं। मतलब जंतु अंडा देगा और अंडा जब बाहर निकलेगा, अंडा जब बाहर निकलेगा तो वहां पर भ्रूण का विकास होगा। ए बाबू, अंडा जब बाहर निकलेगा तो अंडे भ्रूण का विकास अंडे के बाहर होगा, अंडा से बाहर होने के बाद भ्रूण का विकास होगा, उसे हम अंडज कहते हैं। जैसे अंडा जो अंडा देने वाले कौन कौन है भैया? मुर्गी दीदी, सांप रानी, मछली रानी, मेढक मौसी, छिपकली, ये सब क्या करेगा? क्या जन्म देगा? ये किसको देगा? बच्चा देगा या अंडा देगा? तो ये सब देगा आपका कौन चीज? अंडा देगा। चलिए आगे बढ़ो। स्फुटन किसको कहते हैं? जबकि अंडा तो पहले बाहर निकलता है, अंडा जब बाहर निकलेगा तो अंडा धीरे धीरे ना दरक जाता है, उसको गर्मी दिया जाता है उसी जीव के द्वारा, उसके बाद वो दरकता है। तो दरकेगा तो निकल जाएगा, तो जैसे निकलेगा ना तो तुम बोला की हुआ जी, तो तुम बोला स्फुटन हो गया। स्फुटन हो गया मतलब अंडा से बच्चा निकल गया। स्फुटन किसको कहते हैं? तो आप बोलिएगा अंडे से बच्चे निकलने को, अंडे से बच्चे निकलने को स्फुटन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हैचिंग कहते हैं। आगे एक आखिरी सवाल है आपका, जरायुज किसको कहते हैं? तो जो जंतु सीधे बच्चा देता है, अंडा नहीं देगा, तो जिसका कान बाहर है वो बच्चा देगा। तो जो जंतु सीधे बच्चा देगा एवं भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होगा उसे हम जरायुज कहते हैं। तो जरायुज कौन कौन होते हैं भाई? जरायुज कौन कौन बच्चा को जन्म देता है? तो मनुष्य देता है खुद, गाय देता है, कुत्ता देता है, बिल्ली देता है, शेर देता है। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।